हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज इम्प्रूवर चैनल। होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग इतने समय पढ़ रहे हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में और हमने पार्ट 1 वीडियो में डिस्कस किया था कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस आखिर कॉज किस तरह से होता है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता क्या है, और आपका क्लासिफिकेशन को हम लोगों ने देखा था और कुछ टिप्स और ट्रिक्स देखी थी जिससे आप एंटी रूमेटॉइडल ड्रग्स का क्लासिफिकेशन ईजी तरीके से याद कर सकते हो। ये आपका पार्ट 2 वीडियो है जिसमें हम लोग देखेंगे उसी क्लासिफिकेशन में जितनी भी ड्रग्स थी उसको हम लोग डिटेल में देखेंगे इस वीडियो में। पिछले वीडियो में जब हम लोग क्लासिफिकेशन डिस्कस कर रहे थे तो उसमें मैंने बताया था कि डिजीज़ मॉडिफाइंग एंटी रूमेटॉइड ड्रग्स जो है वो 2 टाइप्स में डिवाइडेड है, नॉन बायोलॉजिकल ड्रग्स और बायोलॉजिकल ड्रग्स। सबसे पहले हम लोग देखेंगे नॉन बायोलॉजिकल ड्रग्स, और नॉन बायोलॉजिकल ड्रग्स में जो आपका पहली क्लास की ड्रग है वो है आपका इम्यूनोसप्रेसेंट। इम्यूनोसप्रेसेंट में आपका 3 ड्रग्स आती हैं जो इम्यून को सप्रेस करेंगी। वो 3 ड्रग्स हैं मेथोट्रेक्सेट, अजैथियोप्रिन एंड साइक्लोस्पोरिन। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं मेथोट्रेक्सेट के बारे में। मेथोट्रेक्सेट की अगर हम बात करें तो मेथोट्रेक्सेट इज़ अ डायहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज इनहिबिटर ड्रग। मीन्स आपका ये जो मेथोट्रेक्सेट है ये एक्चुअली में इनहिबिट करता है डायहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम को। अब इस एंजाइम की पहले हम लोग बात कर लेते हैं। एक्चुअली में जो डायहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज जो एंजाइम है जिसे हमने शॉर्ट में आपका DHFRase लिखा हुआ है, ये एक्चुअली में कन्वर्ट करता है डायहाइड्रोफोलिक एसिड को, कन्वर्ट करेगा किसमें, टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड में। डायहाइड्रोफोलिक एसिड आपका डायहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एक एंजाइम की प्रेजेंस में आपका टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड में कन्वर्ट होगा, और टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड जो कि आपका रिस्पॉन्सिबल है आपका प्यूरिन की सिंथेसिस में, अमीनो एसिड की सिंथेसिस में और आपका प्रोटीन की सिंथेसिस में। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मेथोट्रेक्सेट एक्चुअली में इसी डायहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम को इनहिबिट कर रहा है, जिसकी वजह से जो डायहाइड्रोफोलिक एसिड है वो फर्दर कन्वर्ट नहीं हो पाएगा टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड में, जिससे जो टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड जो फंक्शंस प्रोड्यूस कर रहा था, जैसे कि आपका प्यूरिन की सिंथेसिस करना, अमीनो एसिड की सिंथेसिस करना या फिर हम कहें प्रोटीन की सिंथेसिस करना, तो ये एक्शन एक्चुअली में नहीं हो पाएंगे। मेथोट्रेक्सेट की अगर हम बात करें तो मेथोट्रेक्सेट एक्चुअली में इनहिबिट करता है साइटोकाइन के प्रोडक्शन को, और साइटोकाइन आपको पता है कि आपका ये T सेल्स को एक्टिवेट करता है। मेथोट्रेक्सेट आपका इनहिबिट करता है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी को, और हम कहेंगे कि ये मेथोट्रेक्सेट जो है वो इनहिबिट करेगा कीमोटैक्सिस न्यूट्रोफिल्स को भी। यहाँ पे हम बता दें कि जो साइटोकाइन का प्रोडक्शन जो आपका इनहिबिट हो रहा है और सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी जो आपका इनहिबिट हो रही है, इसकी वजह से हम कहेंगे कि आपका इम्यूनोसप्रेसेंट एक्शन प्रोड्यूस होगा। मेथोट्रेक्सेट जो इनहिबिट कर रहा है आपका कीमोटैक्सिस न्यूट्रोफिल को, तो इसकी वजह से हम कहेंगे कि आपका एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन प्रोड्यूस होगा। तो इस वजह से हम कहेंगे कि मेथोट्रेक्सेट एक्चुअली में इम्यूनोसप्रेसेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन दोनों प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो जिसमें लिखा हुआ है कि मेथोट्रेक्सेट इज यूज्ड एज अ फर्स्ट चॉइस ड्रग टू ट्रीट जुवेनाइल फेज ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस। कहने का मतलब है ये आपका जब कोई भी किड्स है या फिर कोई बच्चा है जिसकी एज आपका 6 से 16 साल तक है और उसको अगर कोई रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, तो उस रूमेटॉइड आर्थराइटिस को ट्रीट करने के लिए हमें जो है फर्स्ट चॉइस ड्रग जो है हमें मेथोट्रेक्सेट देनी पड़ेगी। कब? जब किसी किड्स में या किसी बच्चे में जिसकी एज 6 से 16 साल तक है, उस फेज़ को हम लोग कहते हैं जुवेनाइल फेज़, और जब उसमें आपका रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो रहा है तो इसलिए हम लोग कहते हैं जुवेनाइल फेज़ रूमेटॉइड आर्थराइटिस। तो उसमें हम लोग फर्स्ट चॉइस ड्रग हम लोग यूज़ करेंगे मेथोट्रेक्सेट को। मेथोट्रेक्सेट की अगर हम बात करें तो मेथोट्रेक्सेट का जो एक्सक्रीशन है वो हमारी बॉडी से यूरिन के थ्रू होता है। तो इसलिए हम अगर कहें कि कोई भी पेशेंट है जिसका किडनी सही नहीं है, जिसका प्रॉपर तरीके से यूरिन बाहर नहीं निकल पा रहा है, आप कह सकते हैं कि ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, तो उस केस में हम लोग मेथोट्रेक्सेट बिल्कुल भी नहीं देंगे, क्योंकि अगर उसको हम लोग देते हैं तो यूरिन के थ्रू मेथोट्रेक्सेट का एक्सक्रीशन नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से मेथोट्रेक्सेट आपका टॉक्सिसिटी कॉज करेगा। कुछ आपको ड्रग इंटरेक्शन की बात कर लें तो जो आपका प्रोबेनासिड है, प्रोबेनासिड एक आपका यूरिकोसूरिक एजेंट है, और एस्प्रिन आपका NSAIDs की कैटेगरी से बिलोंग करता है, जो कि हम कहेंगे कि आपका सैलिसिलेट्स की क्लास में आता है। जब हम प्रोबेनासिड और एस्प्रिन देते हैं एक साथ तो उसकी वजह से मेथोट्रेक्सेट टॉक्सिसिटी जो है वो एक्चुअली में इंक्रीज़ होती है, और इसके बारे में हम लोग डिटेल में इसके अपने एस्प्रिन वाले वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं। मेथोट्रेक्सेट की अगर हम बात करें तो मेथोट्रेक्सेट को हम लोग ट्राइमेथोप्रिम के साथ कॉम्बिनेशन में अगर हम लोग देते हैं, ट्राइमेथोप्रिम एक्चुअली में एक एंटीबायोटिक है, और इसका जो हम लोग मेनली यूज़ करते हैं ट्राइमेथोप्रिम का, वो हम लोग यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन मीन्स आपका UTI में हम लोग यूज़ करते हैं। तो जब हम लोग इस ड्रग को ट्राइमेथोप्रिम को हम लोग मेथोट्रेक्सेट के साथ कॉम्बिनेशन में देते हैं तो फिर हम कहेंगे कि आपका जो DHFRase इनहिबिटर एक्टिविटी है, मीन्स आपका डायहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज इनहिबिटर जो एक्टिविटी है वो एक्चुअली में बढ़ जाती है।
तो हम कहेंगे कि ये एक अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे जो एक आपका साइड इफेक्ट प्रोड्यूस होता है वो आपका बोन मैरो डिप्रेशन साइड इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। और हम लोग को पता है कि बोन मैरो का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है रेड ब्लड सेल्स के प्रोडक्शन के लिए। तो इस वजह से हम कहेंगे कि जब यहाँ पे बोन मैरो का डिप्रेशन हो रहा है तो आपका RBCs मीन्स आपका रेड ब्लड सेल्स और जितनी भी और भी ब्लड सेल्स हैं वो एक्चुअली में नहीं प्रोड्यूस होंगी। अगर हम लोग मेथोट्रेक्सेट के एडवर्स इफेक्ट की अगर हम लोग बात करते हैं तो मेथोट्रेक्सेट एक्चुअली में ओरल अल्सरेशन कॉज करता है, चेस्ट इन्फेक्शन कॉज करता है। और अगर हम लोग मेथोट्रेक्सेट को बहुत ही प्रोलॉन्ग थेरेपी के लिए यूज़ करते हैं मीन्स आपका बहुत ही लंबे समय तक अगर हम लोग मेथोट्रेक्सेट को अगर हम लोग प्रेस्क्राइब करते हैं तो उसकी वजह से लीवर डैमेज भी हो सकता है और आपका लीवर सिरोसिस आपका कॉज हो सकता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ मेथोट्रेक्सेट इन फॉलोइंग कंडीशन। कौन कौन सी कंडीशन में हम लोग मेथोट्रेक्सेट को जो है वो हम लोग कॉन्ट्रा इंडिकेट करेंगे। कौन कौन सी कंडीशन है, तो प्रेगनेंसी में हम लोग मेथोट्रेक्सेट को हम लोग नहीं देंगे। ब्रेस्ट फीडिंग के समय हम लोग बिल्कुल भी मेथोट्रेक्सेट को नहीं प्रिस्क्राइब करेंगे। अगर कोई पेशेंट है जिसका लीवर डैमेज है तो बिल्कुल भी हम लोग मेथोट्रेक्सेट नहीं प्रिस्क्राइब करेंगे। पेप्टिक अल्सर अगर किसी पेशेंट को है तो फिर उसको भी हम लोग नहीं देंगे। और अगर ल्यूकोपीनिया किसी पेशेंट को है तो उसको भी हम लोग मेथोट्रेक्सेट बिल्कुल भी प्रिस्क्राइब नहीं करेंगे। ल्यूकोपीनिया की अगर हम लोग बात करें तो ल्यूकोपीनिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जो वाइट ब्लड सेल्स होती हैं हमारे ब्लड में, एक्चुअली में वाइट ब्लड सेल्स का जो लेवल है वो एक्चुअली में लो हो जाता है, जिसकी वजह से हम कहेंगे कि इम्यूनिटी पहले से ही लो है। और अगर हम लोग मेथोट्रेक्सेट प्रोवाइड कर देते हैं या मेथोट्रेक्सेट हम लोग प्रेफर करते हैं तो उसकी वजह से इसमें आप देख रहे हो कि साइटोकाइन का प्रोडक्शन भी इनहिबिट हो रहा है और सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी भी डिक्रीज़ हो रही है। तो इसकी वजह से हम लोग कहेंगे कि इम्यूनिटी को वो और डिक्रीज़ कर देगा, तो जिससे हम कहेंगे कि आपका एंटीजन हमारे ऊपर फर्दर अटैक कर सकता है और हमें और कोई डिजीज़ हो सकती है। तो इस वजह से हम लोग ल्यूकोपीनिया के कंडीशन में मेथोट्रेक्सेट बिल्कुल भी हम लोग नहीं देंगे, अवॉइड करेंगे। नेक्स्ट हम लोग ड्रग को देख लेते हैं जो कि है आपका अजैथियोपिरिन। अजैथियोपिरिन अभी आपका एक इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग से ही बिलोंग करता है। अजैथियोपिरिन की बात करें तो ये एक्चुअली में एक प्यूरिन सिंथेसिस इनहिबिटर है, मीन्स आपका ये प्यूरिन की सिंथेसिस को इनहिबिट करेगा। और आपको पता है कि प्यूरिन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जेनेटिक मटेरियल के फॉर्मेशन करने में। और जब आपका जेनेटिक मटेरियल आपका फॉर्म करने में हेल्प करेगा तो जब आप देख रहे हो कि यहाँ पे प्यूरिन की सिंथेसिस इनहिबिट हो रही है तो इसकी वजह से हम कहेंगे कि आपका DNA की सिंथेसिस भी आपका इनहिबिट होगी, RNA की सिंथेसिस इनहिबिट होगी और आपका प्रोटीन की सिंथेसिस इनहिबिट होगी। ये सारे ही हम कह सकते हैं कि आपका जेनेटिक मटेरियल में बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। और अजैथियोप्रिन की अगर हम बात करें तो अजैथियोप्रिन एक्चुअली में सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी को भी डिक्रीज़ कर रहा है। और जब आपका सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी आपका डिक्रीज़ कर रहा है तो इसकी वजह से हम कहेंगे कि जो T सेल्स के जो फंक्शंस होते हैं और आपका जो नेचुरल किलर सेल्स के जो फंक्शंस होते हैं वो सारे इफेक्ट होंगे और हमारी इम्यूनिटी जो है वो डिक्रीज़ होगी, जिसे हम लोग कहेंगे कि प्रोड्यूस करेगा इम्यूनोसप्रेसेंट एक्शन। क्योंकि आपका रूमेटॉइड आर्थराइटिस ऑटो इम्यून एक्शन प्रोड्यूस करता है तो इसलिए हमें इम्यूनिटी को सप्रेस करना पड़ेगा, इसलिए हम लोग अजैथियोप्रिन को हम लोग यूज़ कर सकते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस में। नेक्स्ट ड्रग को हम लोग देख लेते हैं जो कि है आपका साइक्लोस्पोरिन, जो कि आपका इम्यूनोसप्रेसेंट के ही क्लास से बिलोंग करती है। और साइक्लोस्पोरिन की अगर हम बात करें तो ये एक्चुअली में डिक्रीज़ करता है साइटोकाइन के प्रोडक्शन को। और जब साइटोकाइन का प्रोडक्शन जब डिक्रीज़ होगा तो इसकी वजह से हम कहेंगे कि आपको T सेल्स की जो एक्टिविटी है वो डिक्रीज़ होगी और हमें जो है इम्यूनोसप्रेसेंट एक्शन देखने को मिलेगा। साइक्लोस्पोरिन की जो एक प्रॉब्लम है वो ये है कि आपका ये साइड इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करता है, रेनल साइड इफ़ेक्ट, और इसके बहुत ही ज़्यादा हाई चांसेस होते हैं कि आपका ये किडनी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट कर दे, मीन्स आपका रेनल साइड इफ़ेक्ट ये कॉज कर दे। तो इस वजह से बिकॉज ऑफ दिस इफेक्ट साइक्लोस्पोरिन इज़ नॉट प्रिफर टू ट्रीट रूमेटॉइड आर्थराइटिस। रूमेटॉइड आर्थराइटिस को ट्रीट करने के लिए हम लोग साइक्लोस्पोरिन को ज़्यादा प्रेफर नहीं करते क्योंकि इसके बहुत ही ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपका रेनल साइड इफ़ेक्ट ये कॉज कर दे। ये तो हम लोगों ने देखा कि जो बायोलॉजिकल ड्रग्स में जो आपका इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स थी उसको हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं जो बायोलॉजिकल ड्रग्स में जो अदर इम्यूनो मॉड्यूलेटर ड्रग्स हैं उसको हम लोग वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहली जो ड्रग्स है इसमें वो है आपका सल्फासालाजीन। सल्फासालाजीन की अगर हम बात करें तो सल्फासालाजीन में आपके दो कंपाउंड होते हैं 5-अमीनो-सैलिसिलिक एसिड और आपका सल्फापायरिडीन। सल्फासालाजीन के हम लोग सबसे पहले स्ट्रक्चर को एक बार हम लोग ध्यान से देख लेते हैं क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे हम लोग बहुत ही ईजी तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। सल्फासालाजीन की अगर हम बात करें तो ये पूरा स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ये है आपका सल्फासालाजीन का स्ट्रक्चर और इसमें आप देख रहे हो ये आपका है एजो बॉन्ड। एजो बॉन्ड के आप इधर साइड देखते हो तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है एक्चुअली में ये है आपका 5-अमीनो-सैलिसिलिक एसिड का। उधर साइड हम लोग देखते हैं तो ये इतना स्ट्रक्चर हम कहेंगे कि आपका सल्फापायरिडीन का स्ट्रक्चर है और ये आपका जो पूरा स्ट्रक्चर है ये आपका सल्फासालाजीन है।
जब हम लोग सल्फासालाजिन हम लेते हैं अपनी बॉडी में, मीन्स आपका इंजेस्ट करते हैं बॉडी को, तो जो आपके कोलोन में जो आपके बैक्टीरियाज होते हैं वो एक्चुअली में ब्रेक करते हैं ये आपके एजो बॉन्ड को। जब ये आपका एजो बॉन्ड आपका ब्रेक होता है तो ये सल्फासालाजिन आपका फर्दर स्प्लिट हो जाता है दो फॉर्म में, एक आपका 5 अमीनो सैलिसिलिक एसिड और एक आपका सल्फापायरिडीन। 5 अमीनो सैलिसिलिक एसिड की अगर हम बात करें तो 5 अमीनो सैलिसिलिक एसिड एक्चुअली में इनहिबिट करता है साइक्लोऑक्सीजिनेज पाथवे मीन्स आपका कॉक्स पाथवे को, और लाइपोऑक्सीजिनेज पाथवे मीन्स आपका लॉक्स पाथवे। मीन्स 5 अमीनो सैलिसिलिक एसिड आपका कॉक्स पाथवे को भी इनहिबिट कर रहा है, जिसकी वजह से हम कहेंगे कि प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस जो है वो इनहिबिट होगी। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि लाइपोऑक्सीजिनेज पाथवे मीन्स आपका लॉक्स पाथवे को भी इनहिबिट कर रहा है, तो इसकी वजह से हम कहेंगे कि आपका ल्यूकोट्राइन की सिंथेसिस भी आपका इनहिबिट होगी। कॉक्स पाथवे और लॉक्स पाथवे के रिगार्डिंग मैंने डिटेल में इस वीडियो में बताया हुआ है, तो अगर आपको डिटेल में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप इस वीडियो के बाद उसको देख सकते हो। क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पे कॉक्स और लॉक्स पाथवे प्रोस्टाग्लैंडिन और ल्यूकोट्राइन की सिंथेसिस को इनहिबिट कर रहा है, तो इसकी वजह से हम कहेंगे कि एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन ये प्रोड्यूस करेगा 5 अमीनो सैलिसिलिक एसिड। 5 अमीनो सैलिसिलिक एसिड के अगर हम लोग यूजेस की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये आपका एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन प्रोड्यूस कर रहा है, तो इस वजह से इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस में, और हम लोग इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ में भी इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ रहे हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस, तो हमारे जो काम का है वो है आपका सल्फापायरिडीन। सल्फापायरिडीन एक्चुअली में सर्कुलेशन में हमारे एब्जॉर्ब होगा, एब्जॉर्ब्ड इन सर्कुलेशन, और ये डिक्रीज़ करेगा साइटोकाइन के प्रोडक्शन को। साइटोकाइन के प्रोडक्शन को डिक्रीज़ करेगा और TNF अल्फा की सिंथेसिस को भी इनहिबिट करेगा, जिसकी वजह से हम कहें कि आपका एंटी रूमेटॉइडल एक्शन देखने को मिलेगा। एंटी रूमेटॉइडल एक्शन देखने को मिलेगा मीन्स आपको इसे हम लोग रूमेटॉइड आर्थराइटिस में इसको हम लोग यूज़ करेंगे, और इसको जो हम लोग यूज़ करेंगे वो हम यूज़ करेंगे एज अ सेकेंड लाइन ड्रग। सल्फासालाजिन की अगर हम लोग एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो सल्फासालाजिन आपका रैशेस कॉज कर सकता है, और ये आपका ओलिगोजूस्पर्मिया भी कॉज कर सकता है। ओलिगोजूस्पर्मिया का मतलब है जो स्पर्म काउंट का नंबर है वो आपका डिक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से हम कहेंगे कि आपका मेल इनफर्टिलिटी को ये बढ़ा सकता है। नेक्स्ट हम लोग ड्रग को पढ़ लेते हैं जो कि आपका अदर इम्यूनो मॉड्यूलेटर की क्लास से बिलोंग करता है, वो है आपका क्लोरोक्वीन। और क्लोरोक्वीन का जो डेरिवेटिव है वो आपका है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन। तो दोनों के ड्रग्स के आपके इफेक्ट सेम है, क्या अंतर है वो मैं बताता हूँ आपको आगे। ये दोनों ही ड्रग्स हम लोग मलेरिया में यूज़ करते हैं, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट इज़ अ एंटी मलेरियल ड्रग ऑल्सो यूज़फुल इन रूमेटॉइड आर्थराइटिस। इसको हम लोग, ये आपका एंटी मलेरियल ड्रग है और इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस में। ड्रग्स है ये एक्चुअली पे इनहिबिट करती है इंटरल्यूकिन 1 को, जो कि आपका मोनोसाइट से आपको सिंथेसिस करता है, और बीटा लिम्फोसाइट्स को भी आपका ये इनहिबिट करता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इम्यून सिस्टम में। और मैं आपको बता दूं कि जब भी आपका इन्फ्लेमेशन होता है तो उतनी समय जो इंटरल्यूकिन 1 मीन्स आपका IL-1 जो आपका प्रोड्यूस होता है वो आपका मोनोसाइट से ही सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, और यहाँ पे आप देख रहे हो कि इनहिबिट कर रहा है इसी IL-1 को जो कि आपका मोनोसाइट से प्रोड्यूस हो रहा है, तो इस वजह से हम कहेंगे कि आपका एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन भी प्रोड्यूस कर रहा है। और साथ में हम यहाँ देख रहे हैं कि बीटा लिम्फोसाइट को भी इनहिबिट कर रहा है, तो इस वजह से हम लोग कहेंगे कि आपका एंटीबॉडी का जो प्रोडक्शन है वो आपका नहीं होगा और इम्यून सिस्टम आपका इफेक्ट होगा। मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, जो आपका क्लोरोक्वीन है, क्लोरोक्वीन को अगर हम लोग बहुत ही लॉन्ग टर्म के लिए अगर हम लोग यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही लंबे समय तक अगर हम लोग क्लोरोक्वीन का यूज़ करते हैं, तो फिर इसकी वजह से टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस होगी। और वो टॉक्सिसिटी आपकी कौन कौन सी होगी, वो आपका रेटिनल डैमेज करेगा और आपका कॉर्नियल डैमेज करेगा। मीन्स आपका ये डायरेक्ट आई पे इफेक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से आगे चल के ब्लाइंडनेस पड़ सकती है। और एक चीज़ मैं बता दूं कि यहाँ पे ये जो एक्शन है एक्चुअली में क्लोरोक्वीन शो कर रहा है। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन एक्चुअली में ये आपका जो टॉक्सिसिटी है ये एक्चुअली में कम टॉक्सिसिटी शो करता है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन। इस वजह से हम कहेंगे कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन इज़ मोर प्रेफर एज़ कम्पेयर टू क्लोरोक्वीन। नेक्स्ट ड्रग को हम लोग डिस्कस करते हैं जो कि है आपका लेफ्लुनोमाइड। लेफ्लुनोमाइड की अगर हम लोग बात करें तो ये आपका मेटाबोलाइज होगा और फर्दर कन्वर्ट होगा अपने एक एक्टिव मेटाबोलाइट में, जो इनहिबिट करेगा एक एंजाइम को जिसे हम लोग कहते हैं डाइहाइड्रोओरेट डिहाइड्रोजिनेज। अब ये एंजाइम का जो यूज़ होता है एक्चुअली में इसका यूज़ पिरिमिडीन की सिंथेसिस में होता है, और हम इसका यूज़ की अगर हम लोग और बात करें तो ये एक्चुअली में बीटा सेल्स के प्रोडक्शन को बढ़ाता है, और टी लिम्फोसाइट्स मीन्स आपके टी सेल्स को भी ये प्रोलिफरेशन करता है, मीन्स आपका टी सेल्स को भी बढ़ाता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि लेफ्लुनोमाइड मेटाबोलाइज एंड कन्वर्टेड इनटू इट्स एक्टिव मेटाबोलाइट विच इनहिबिट डाइहाइड्रोओरेट डिहाइड्रोजिनेज। अब ये आपका जब इनहिबिट होगा तो उसकी वजह से क्या होगा
कि क्योंकि हम देख रहे हैं कि आपका पिरिमिडिन की सिंथेसिस में इसको चाहिए डाइहाइड्रोओरेट डिहाइड्रोजिनेज की। तो जब आपका ये एंजाइम ही इनहिबिट होगा तो इसकी वजह से पिरिमिडिन की सिंथेसिस नहीं होगी। और आपको पता है कि पिरिमिडिन एक आपका नाइट्रोजनस बेस पेयर है जिसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है आपका डीएनए और आरएनए की सिंथेसिस में। तो जब पिरिमिडिन की सिंथेसिस नहीं होगी तो हम कहेंगे कि आपका डीएनए आरएनए की सिंथेसिस पे भी इफेक्ट पड़ेगा। और ये आपका क्योंकि आपका ये एंजाइम इनहिबिट हो रहा है तो इसकी वजह से जो एक्शन प्रोड्यूस होगा वो आपका होगा कि आपका ये बी लिम्फोसाइट मीन्स आपका बीटा सेल्स के प्रोडक्शन को ये डिक्रीज करेगा और टी लिम्फोसाइट के प्रोलिफरेशन को भी इनहिबिट करेगा, मीन्स आपका टी सेल्स के प्रोलिफरेशन को इनहिबिट करेगा। जिससे हम कहेंगे ओवरऑल जो इफेक्ट आपका प्रोड्यूस होगा वो आपको कहेंगे कि आपका जो इम्यूनिटी है वो आपका डिक्रीज होगी, इम्यूनिटी सप्रेस होगी। लेफ्लुनोमाइड के अगर हम एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो लेफ्लुनोमाइड आपका डायरिया कॉज कर सकता है। और अगर हम लोग लेफ्लुनोमाइड को अगर हम लोग मेथोट्रेक्सेट के साथ अगर देते हैं तो उसकी वजह से आपका हेपेटोटॉक्सिसिटी की चांसेस बढ़ सकते हैं। तो इस वजह से हम कहेंगे कि आपका ये जो आपका लेफ्लुनोमाइड है ये एक्चुअली में लीवर टॉक्सिसिटी को भी बढ़ा सकता है। आपका जो लेफ्लुनोमाइड है ये एक्चुअली में लॉस ऑफ हेयर करता है और आपका ल्यूकोपीनिया करेगा, मीन्स आपका WBC का जो लेवल है वाइट ब्लड सेल्स का उसको ये डिक्रीज़ कर सकता है और ल्यूकोपीनिया आपको कॉज कर सकता है। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कॉज करता है, मीन्स आपका प्लेटलेट का जो प्रोडक्शन है वो भी आपका डिक्रीज़ कर सकता है। अगर हम कॉन्ट्रा इंडिकेशन की बात करें तो इसको हम लोग कॉन्ट्रा इंडिकेशन मीन्स आपका किस कंडीशंस में नहीं देंगे। तो प्रेग्नेंट वोमेन अगर कोई होगी तो उसको हम लोग लेफ्लुनोमाइड बिल्कुल नहीं देंगे। चिल्ड्रन को हम लोग नहीं देते हैं। और अगर कोई वोमेन अर्ली अभी कहते हैं नरिश कर रही है इन्फेंट को, मीन्स आपका लैक्टेटिंग वोमेन है, तो उसको भी हम लोग लेफ्लुनोमाइड आपका प्रेफर नहीं करते हैं। आपके ट्रिक्स हैं जिसकी वजह से आप जो है लेफ्लुनोमाइड के कुछ आपके एडवर्स इफेक्ट और कुछ इसके इंपॉर्टेंट बातें जो है आप इसको बहुत ही इजी तरीके से रिमेंबर कर सकते हो। जैसे कि आपको पता है कि लेफ्लुनोमाइड आपका एल से लेटर से शुरू होता है, एल से। तो एल से आपका लेफ्लुनोमाइड और इसके जो कुछ स्पेशल फीचर्स हैं उसकी मैं बात कर लेता हूँ। तो एल से आपका लेफ्लुनोमाइड है। तो आपका लेफ्लुनोमाइड एक्चुअली में लॉन्गेस्ट प्लाज्मा हाइफ लाइफ होता है इसका। जितनी भी ड्रग्स हम लोग देख रहे हैं रोमेटॉइड में, इसका आपका लॉन्गेस्ट प्लाज्मा हाइफ लाइफ है। और इसका जो अगर हम प्लाज्मा हाफ लाइफ की बात करें तो 2 to 3 वीक्स तक होता है। और लेफ्लुनोमाइड को हम लोग लोडिंग डोज के रूप में भी हम लोग दे सकते हैं। और लेफ्लुनोमाइड की अगर हम बात करें तो लेफ्लुनोमाइड क्योंकि आपका डायरिया कॉज करता है तो इसकी वजह से हम कहेंगे आपका लूज स्टूल आपका कॉज कर सकता है और लॉस ऑफ हेयर हो सकता है और लीवर टॉक्सिसिटी कॉज हो सकता है जैसे कि मैंने ऊपर बताया, और ल्यूकोपीनिया कॉज कर सकता है, मीन्स आपका डिक्रीज इन WBC प्रोडक्शन। नेक्स्ट की बात करते हैं जो कि है आपका टोफासिटिनिब। और ये एक्चुअली में ड्रग जो है वो आपका अप्रूव हुई है इन अ केस ऑफ सेवियर रूमेटॉइड आर्थराइटिस। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि न्यू ड्रग्स अप्रूव फॉर द सेवियर रूमेटॉइड आर्थराइटिस। और टोफासिटिनिब एक्चुअली में इंटरफेयर करती है जैक स्टैट सिग्नलिंग पाथवे को और फिर डिक्रीज करेगी साइटोकाइन के रिलीज को। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि टोफासिटिनिब इंटरफेयर जैक स्टैट सिग्नलिंग पाथवे एंड डिक्रीज साइटोकाइन रिलीज। हम लोग यहाँ तक डिस्कस कर चुके हैं नॉन बायोलॉजिकल ड्रग्स को जो कि आपका रूमेटॉइड आर्थराइटिस की है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे बायोलॉजिकल ड्रग्स को। तो बायोलॉजिकल ड्रग्स की अगर हम बात करें तो बायोलॉजिकल ड्रग्स आर द प्रिपरेशन दैट आर मेड फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एनिमल्स, ह्यूमंस और देयर प्रोडक्ट। तो बायोलॉजिकल ड्रग्स एक्चुअली में ये एक ऐसे प्रिपरेशन है जो कि आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर एनिमल या फिर हम कहें कि ह्यूमन और उसके प्रोडक्ट से आपको प्रिपेयर किए जाते हैं। रिकम्बिनेंट ईयर टेक्नोलॉजी का हम लोग यूज़ करते हैं। और बायोलॉजिकल ड्रग्स जो होती हैं इसको हम लोग पेरेंटली आपका जो है एडमिनिस्टर करते हैं और इसको हम कभी भी पहले यूज़ नहीं करते, इसको हम लोग रिजर्व की तरह रखते हैं पहले। और वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि यूज्ड एज ए रिजर्व ड्रग इन रूमेटॉइड आर्थराइटिस। बायोलॉजिकल ड्रग्स की बात करें तो इसमें आपके 2 तरह की ड्रग्स आएंगी। एक आपका जो है ज़्यादातर आप देखोगे कि TNF अल्फा को इनहिबिट करेगी और दूसरी जो होगी आपका इंटरल्यूकिन 1 को इनहिबिट करेगी। तो हम लोग देखेंगे एक लाइन से इन चीज़ों को। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं TNF अल्फा इनहिबिटर ड्रग्स को। TNF अल्फा इनहिबिटर्स की बात करें तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि मैंने बनाया हुआ है कुछ चार्ट, तो उसको मैं एक्सप्लेन करके बता देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ड्रग्स लिखा हुआ है, ये आपका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये आपका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, क्योंकि आपका ये TNF अल्फा इनहिबिटर है तो फिर यहाँ पे आपको बता दूँ कि ये TNF अल्फा इनहिबिटर है तो आपका TNF अल्फा को ये इनहिबिट करेगा जिसकी वजह से टी सेल्स एक्टिवेशन आपका इनहिबिट होगा और जिसकी वजह से हम कहेंगे कि आपका इम्यून सिस्टम आपका डिप्रेस होगा। ये तो आपके जितने भी है कॉमन एक्शन प्रोड्यूस करेगा जितनी भी आपके TNF अल्फा इनहिबिटर्स में ड्रग्स आएंगी। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इटानरसेप्ट का, जो कि आपका पहली ड्रग है TNF अल्फा इनहिबिटर की। इटानरसेप्ट की अगर हम लोग रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो इसका जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हम लोग करते हैं वो आपका सबक्यूटेनियस रूट से करते हैं और इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है कि ये आपका TNF अल्फा को इनहिबिट करेगा जिसकी वजह से हम कहेंगे कि आपका टी सेल्स का जो एक्टिवेशन हो रहा है वो डिप्रेस होगा और फर्दर आपका जो इम्यून सिस्टम है वो भी आपका डिप्रेस होगा।
और इटानरसेप्ट के अगर हम लोग एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो चेस्ट में इन्फेक्शन होना, ये आपका एडवर्स इफेक्ट आपको प्रोड्यूस करता है इटानरसेप्ट। इन्फ्लिक्सीमैब की अगर हम लोग बात करें तो इन्फ्लिक्सीमैब को हम लोग इंट्रावेनसली हम लोग रूट ऑफ एडमिनिस्टर करते हैं, और जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो आपका सिमिलर है कि आपका ये इम्यून सिस्टम को डिप्रेस करेगा। एडवर्स इफेक्ट जो आपको देखने को मिलेगा वो आपका होगा जैसे कि आपका फीवर होना, चिल, बॉडी ठंडी पड़ना, और आपका अर्टिकेरिया और ब्रोंकोस्पाज्म जैसे एक्शन ये आपका प्रोड्यूस कर सकता है। यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूँ कि जब हम लोग इन्फ्लिक्सीमैब को मेथोट्रेक्सेट के साथ कॉम्बिनेशन में देते हैं तो उसकी वजह से हम कहेंगे कि TNF अल्फ़ा जो है जो इनिबिट हो रहा है तो उसको ये बढ़ा दे रहा है, मीन्स आपका TNF अल्फ़ा के इनिबिट होने के प्रोसेस को ये और तेज़ कर दे रहा है, जिसकी वजह से इम्यून सिस्टम और ज़्यादा डिप्रेस होगा। तो ये आप इसीलिए पॉजिटिव साइन देख रहे हो क्योंकि ये प्रोसेस को ये और प्रमोट कर रहा है। अडालीमुमैब की बात करें तो ये आपका सबक्यूटेनियसली आपका एडमिनिस्टर करते हैं, और आपका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपका सेम है। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन ये कॉज कर सकता है एडवर्स इफेक्ट, और अडालीमुमैब को जब हम लोग मेथोट्रेक्सेट के साथ देते हैं तो आपका सेम आपका ये प्रोसेस को प्रमोट करता है, मीन्स आपका इम्यून सिस्टम डिप्रेशन को ये और बढ़ा देगा। तो हम लोगों ने देखा कि आपका TNF अल्फा इनिबिटर्स के बारे में। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं बायोलॉजिकल ड्रग्स में, जो आपके नेक्स्ट क्लास है जिसमें हम लोग कहते हैं नॉन बायोलॉजिकल ड्रग्स। तो उसमें आपके 3 ड्रग्स हैं, आपका अनाकिनेरा, अबाटासेप्ट और रिटुक्सीमैब। तो इसके बारे में हम लोग 1 बाय 1 देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अनाकिनेरा के बारे में। तो अनाकिनेरा का जो हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं वो आपका सबक्यूटेनियस रूट से करते हैं, और अनाकिनेरा एक्चुअली में जो है वो इंटरल्यूकिन 1 का जो रिसेप्टर होता है उस पर ये एंटागोनिस्ट की तरह एक्ट करती है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि IL-1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट की तरह ये एक्ट करेगी। कौन? अनाकिनेरा। अनाकिनेरा की बात करें तो इसको हम लोग रेयरली यूज करते हैं क्योंकि इसके जो इफिकेसी होती है वो आपका लो होती है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट इज़ रेयरली यूज बिकॉज इट हैज़ लो इफिकेसी। इंडिकेशन की अगर हम लोग बात करें तो अनाकिनेरा को हम लोग तब इंडिकेट करेंगे जब एक या एक से ज़्यादा जो डीमार्स ड्रग है वो एक्चुअली में फेल हो जाए अपना एक्शन शो करने में। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि ओनली अनाकिनेरा इज इंडिकेट ओनली व्हेन 1 और मोर डीमार्स ड्रग फेल्स टू प्रोड्यूस द एक्शन। और एडवर्स इफेक्ट की बात करें जो एनाकिनेरा आपका शो करता है वो आपका चेस्ट में इन्फेक्शन, ऐसे आपका एडवर्स इफेक्ट ये शो करता है। नेक्स्ट हम लोग नॉन बायोलॉजिकल ड्रग्स की बात करते हैं जो कि है आपका अबाटासेप्ट। अबाटासेप्ट आपका जो है इसको हम लोग इंट्रावेनस और सबक्यूटेनियस दोनों तरह से हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये आपका टी सेल्स के एक्टिवेशन को इनिबिट करता है, और जब हम लोग अबाटासेप्ट या फिर कोई भी डीमार्स ड्रग जैसे कि आपका मेथोट्रेक्सेट देते हैं तो आपका इसका हम लोग कॉम्बिनेशन हम लोग यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अबाटासेप्ट को हम लोग TNF अल्फा इनिबिटर के साथ बिल्कुल भी हम लोग कॉम्बिनेशन में नहीं यूज़ करेंगे। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि अबाटासेप्ट एंड TNF अल्फा इनिबिटर्स नॉट यूज्ड इन द कॉम्बिनेशन। रिटुक्सीमैब की बात करें तो रिटुक्सीमैब का हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन एक्चुअली में इंट्रावेनसली करेंगे, और रिटुक्सीमैब एक्चुअली में डिप्लेक्शन करती है किसमें? बी लिम्फोसाइट्स में। बी लिम्फोसाइट्स में आपका डिप्लेक्शन कॉज करती है रिटुक्सीमैब। इसके यूजेस की बात करें तो इसका यूज़ हम लोग करते हैं तब जब आपका मेथोट्रेक्सेट रेजिस्टेंट हो जाता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस में। मीन्स आपका अगर किसी को रूमेटॉइड आर्थराइटिस है और उसे हम लोग मेथोट्रेक्सेट बार बार दे रहे हैं जिसकी वजह से उसमें अगर रेजिस्टेंस हो जाएगा तब हम लोग जो है रिटुक्सीमैब का हम लोग यूज़ करेंगे। रिटुक्सीमैब को जब हम लोग मेथोट्रेक्सेट के साथ कॉम्बिनेशन में यूज़ करते हैं तो फिर ये आपका रूमेटॉइड आर्थराइटिस के ट्रीटमेंट को और इम्प्रूव करता है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि रिटुक्सीमैब प्लस मेथोट्रेक्सेट व्हेन यूज्ड इन द कॉम्बिनेशन टू इम्प्रूव द ट्रीटमेंट ऑफ द रूमेटॉइड आर्थराइटिस। रिटुक्सीमैब के अगर हम लोग एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो ये आपका स्किन रैशेस जैसे एडवर्स इफेक्ट ये शो करता है। नेक्स्ट हम लोग क्लास को देख लेते हैं जो कि है आपका एडजुवेंट ड्रग। और एडजुवेंट ड्रग में हम लोग जो यूज़ करते हैं वो आपको ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स आपको ज़्यादातर यूज़ करते हैं, और इसमें लिखा हुआ है कि इट इज़ अ पोटेंट इम्यूनोसप्रेसेंट एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट। मीन्स आपका ये पोटेंट आपका इम्यूनोसप्रेसेंट एक्शन प्रोड्यूस करता है। पोटेंट का मतलब है कि आपका मिनिमम अमाउंट में काफ़ी अच्छा आपका ये इम्यूनिटी को सप्रेस करेगा, मीन्स आपका इम्यूनोसप्रेसेंट एक्शन प्रोड्यूस करेगा, और साथ में आपका एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन भी आपका ये प्रोड्यूस कर रहा है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को हम लोग कब देते हैं? ये एक्चुअली में हम लोग साथ में देते हैं जब आपका फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन ड्रग, जब आप रूमेटॉइड आर्थराइटिस का जो फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन ड्रग है वो आपको चल रही होती है, तो उसके साथ में हम लोग जो है इसको ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को भी देते हैं। तो वही चीज़ लिखा हुआ है कि इट इज़ इंडक्टेड एट एनी स्टेज ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस विद फर्स्ट एंड सेकंड लाइन ड्रग्स ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब हम लोग बहुत ही लंबे समय तक आपका ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को हम लोग यूज़ करते हैं तो आपको ये प्रोड्यूस करता है इफेक्ट जैसे कि आपका ऑर्गन थ्रेटनिंग इफेक्ट और आपका वेस्कुलाइटिस जैसे इफेक्ट ये आपका प्रोड्यूस करता है। वेस्कुलाइटिस हम लोग किसे कहते हैं? वेस्कुलाइटिस हम लोग उसे कहते हैं जब आपका ब्लड वेसल्स में आपका इन्फ्लेमेशन कॉज हो जाए तो उसे हम लोग वेस्कुलाइटिस कहते हैं।
इस तरह से हम लोगों ने इस वीडियो में देखा रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में, और हमने इस वीडियो में आपका रूमेटॉइड आर्थराइटिस के टॉपिक को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, तो आप उसको चेकआउट कर सकते हो। और आपको वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बता दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर पहली बार आए हो तो, और कमेंट करिए जिससे हमें आपकी फीडबैक मिल सके। बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।